राजस्थान का दुर्ग। और दुर्गों में सबसे पहले जो दुर्ग है उसकी चर्चा करेंगे, चित्तौड़ दुर्ग की। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इससे संबंधित एग्जाम में आपके रीट पटवार एसआई या राजस्थान पुलिस वगैरह में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे कि चित्तौड़गढ़ है कहाँ पर, तो यह चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ में ही है। चित्तौड़गढ़ तो गढ़ है, चित्तौड़ जिला है। निर्माण किसने किया? निर्माण किया था इसका चित्रांगद मौर्य ने। मौर्य शासक था, यानी सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, उनका साम्राज्य अपने यहाँ तक था। ठीक है। फिर यहाँ पर एक राज था मान मौर्य का, यह भी मौर्य शासक था। और मान मौर्य को हरा करके बप्पा रावल ने बप्पा रावल इन्होंने क्या कर दिया था, मान मौर्य को हराया था। और मान मौर्य को हरा करके इसी को क्या कहा जाता है, कालभोज, इनको हरा करके और मेवाड़ की गद्दी के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। बप्पा रावल ने मान मौर्य को कब हराया? 734 के अंदर इसको ले लिया गया है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ ये गुहिल वंश का राज रहा है इस दुर्ग पर, और राजस्थान का गढ़ों का सिरमौर दुर्ग यही कहलाता है। इसके अंदर 3 शाखे हुए हैं, 3 शाखे। 3 शाखे में जो प्रथम शाखा है, फर्स्ट शाखा, वो हुआ था 1303 में। 1303 में मेवाड़ की गद्दी पर राजा था रतन सिंह। ठीक है, रतन सिंह था। और उनके ऊपर आक्रमण करेंगे अलाउद्दीन खिलजी। कर दिया आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने इनके ऊपर आक्रमण किया था। ये जो आक्रमण था ये रतन सिंह की रूपवती रानी पद्मावती के लिए हुआ था। ठीक है। ये कोई साम्राज्यवादी लिप्सा नहीं थी, नहीं कोई अलाउद्दीन रतन सिंह ने इनका कुछ बिगाड़ा था, लेकिन यहाँ इनकी रानी थी पद्मावती। कहते हैं पद्मावती बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उनके रूप लावण्य पर की कथा सुना करके अलाउद्दीन खिलजी ने को ये अच्छी लगने लग गई। रतन सिंह के दरबार में एक हीरामन था। देखो, एक तो है हीरामन, एक था राघव चेतन। ये हीरामन तो कहते हैं ये तो तोता था, और इसको गुरु की उपाधि दी गई है। राघव चेतन है, इसको शैतान की उपमा देते हैं। ठीक है। और पद्मावती इसकी आत्मा की उपमा दी जाती है पद्मावती को। पद्मावती ने राघव चेतन को कुछ उल्टा सीधा कह करके रतन सिंह के दरबार से निकलवा दिया। रतन सिंह ने इस बात का बदला लेने के अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चले गए और वहाँ पर पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन कर दिया। और यह थोड़ा सा अयास किस्म का आदमी था, इस ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण करके रतन सिंह को केसरिया करवा दिया। कब? तो 1303 में। तो यहाँ पर रतन सिंह का तो केसरिया हो जाता है, पद्मावती ने कर लिया था जौहर। ठीक है। पद्मावती ने जौहर कितने जनों के लिए किया था? तो पद्मावती ने अपने 1600 रानियों के साथ में जौहर किया है। पद्मावती का ध्यान रखना, पद्मावती ने जौहर। अब इतिहास के अंदर अभी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जौहर कुंड है, वो बना हुआ है। जौहर कुंड वहाँ पर है, जौहर स्थल कह सकते हैं इसको। जौहर स्थल कहाँ है? तो सीधा प्रश्न आए। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक तो है कुंभ श्याम मंदिर, एक है मीरा महल, एक है रैदास की छतरी, एक है विजय स्तंभ। जो विजय स्तंभ महाराणा कुंभा मालवीय विजय के संदर्भ में बनाएंगे 1440 के अंदर। तो चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा शायद समझ में आ गया। चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा होगा वो इस समय आएगा 1534। 1534 के अंदर दिल्ली की चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर था विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य की जो संरक्षिका है इनकी मां, उसका नाम था कर्मावती।
हो गया। इनके ऊपर आक्रमण करेंगे बहादुर शाह, और ये बहादुर शाह गुजरात का शासक था। कहाँ का? गुजरात का। और आगे से आपने कहा बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर नहीं है, बहादुर शाह जफर आएगा 1857 की क्रांति के समय, समझ गए? 300 साल पहले बहादुर शाह नहीं है। तो ये अब इस आदमी ने क्या कर दिया, इनके ऊपर गुजरात में इनकी धाक पूरी थी बहादुर शाह की, गुजरात को अपने अंडर में ले रखा था, और गुजरात को उस समय सौराष्ट्र कहा जाता था, ठीक है। बहादुर शाह ने इनके ऊपर आक्रमण किया, तो ये कोई छोटा बालक ही था, और मेवाड़ की गद्दी का काम है ये कर्मावती संभालती थी, ठीक है। कर्मावती, इसको बाबर है ना, वो दिल्ली का बादशाह था, बाबर ने इस कर्मावती को अपनी बेटी मानी थी। तो बाबर का बेटा था हुमायूं। कौन है बाबर का बेटा? हुमायूं। हुमायूं है दिल्ली की गद्दी के ऊपर, ठीक है। हुमायूं ने जब इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तो कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। किसी कारण विशेष हुमायूं इस गद्दी पर, यहां पर इनकी सहायता करने के लिए नहीं पहुंचा, और इन्होंने आक्रमण कर दिया था विक्रमादित्य। यहां विक्रमादित्य का केसरिया हो जाता है, कर्मावती का जौहर हो जाता है। तो ये जो साका है ये दूसरा, क्योंकि साका किस में होता है? साका जहां पर राजा भी मर जाता है और उनकी रानी या उनकी माता जो जौहर स्थल में अपने आप को समर्पित करके वो जौहर कर लेती है, वो कहलाता साका। तो 2 बार साके हो चुके हैं, यहां पर रतन सिंह और पद्मावती का हो गया, यहाँ विक्रमादित्य और कर्मावती का हो गया। तीसरा साका जो चित्तौड़गढ़ का है 1567 में। देखो 1567 के साथ में यहां पर मैं 68 डाल रहा हूं। 1567 के साथ में क्या डाला? 68। कारण यहां चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर है उदय सिंह, ठीक है। महाराणा उदय सिंह, महाराणा के जो पहले रावल कहते थे, चित्तौड़गढ़ के महाराणा थे ना, वो हमीर का शासन आया था, तो हमीर से पहले उनको रावल की उपाधि थी, और उसके बाद में राणा की उपाधि से ये सुशोभित होते हैं। तो अब चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप एक स्वतंत्रता सेनानी और अकबर का सबसे खतरनाक दुश्मन के रूप में पहचान थी। तो उदय सिंह उस समय राणा प्रताप के पापा हैं, इनके ऊपर आक्रमण होगा अकबर का। अकबर ने यह आक्रमण 1567 में किया था, 1567 में, और लगभग अगस्त की बात है, अगस्त 1567 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के पश्चात होता क्या है कि यह 6 महीने तक आक्रमण चल रहा था, और अकबर की जो सेना थी वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों तरफ होती। यह फरवरी, या मैं कह सकता हूं फरवरी 1568 के अंदर उदय सिंह इस गढ़ से, यानी बोले तो चित्तौड़गढ़ गढ़ से कहाँ आ जाते हैं? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है वर्तमान में। ये अपने बेटे शक्ति सिंह, प्रताप सिंह को लेकर के और जगपाल सिंह, तीनों को लेकर के कुंभलगढ़ पहुंच गए थे। और पीछे से उदय सिंह का सेनापति था जयमल। कौन था? जयमल। और इनका साथी था पत्ता, फिर इनका साथी था कल्ला। तो ये जयमल, पत्ता और कल्ला। लेकिन याद रखना, उदय सिंह ने चित्तौड़ की सुरक्षा का भार किसे सौंपा था? अपने सेनापति जयमल को सौंपा था, ठीक है। ये तो आ गए थे कुंभलगढ़, पीछे से जयमल, पत्ता। इनका युद्ध होगा फरवरी 1568 के अंदर, और जयमल और इन दोनों का क्या हो जाएगा? केसरिया। यानी ये मातृभूमि की रक्षा के लिए जयमल और पत्ता है, ये बलिदान हो जाएंगे। और उसी के साथ में ये कल्ला जी इस युद्ध में जब जयमल के दोनों पैर कट जाते हैं, ऐसी स्थिति में इनको अपने कंधे पर बिठाते हैं जयमल को, और चारों हाथों में तलवारें लेकर अकबर की सेना के साथ में युद्ध किया जाता है। इसलिए कल्ला जी को कहा जाता है 4 हाथ वाला देवता। कल्ला
कल्लाजी राठौड़ है, और इनका 4 हाथ वाले देवता, और उनको लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। इन दोनों की रानियों ने जोहर किया था। किसकी रानियों ने? जयमल और पत्ता की रानियों ने जोहर किया था। इस कारण चित्तौड़गढ़ का ये सेका कंप्लीट होता है। तो चित्तौड़गढ़ में ज्यादातर जो प्रश्न है वो अभी मैंने जितने बोले हैं ना, इसके अलावा नहीं आनी है। तीनों साके याद रह जाएंगे। नेक्स्ट चित्तौड़गढ़ के बाद में देखो अगला गढ़ कौन सा बताना है, बताओ। कुंभलगढ़ बोलूं? चलो, अगला दूसरा गढ़ है कुंभलगढ़। देखो कुंभलगढ़ से संबंधित क्या क्या बातें आएगी कि कुंभलगढ़ आएगा राजसमंद में। पहली बात तो यही याद रखनी है, कुंभलगढ़ कहाँ आएगा? राजसमंद में। साथ साथ नोट हो रहा है ना, साथ साथ नोट करते चलना है। जो बातें कई बार पढ़ाते समय कुछ बातें छूट जाती है, क्योंकि मनुष्य है, कंप्यूटर नहीं है, तो कुछ बातें एक्स्ट्रा डाल दी जाती है। हो सकता है कुछ बातें डिलीट तो नहीं होती, कुछ बातें एक्स्ट्रा ही आएगी। आप जितनी भी बार पढ़ोगे ना, हमारी कोचिंग मतलब पढ़ाने का नियम यही है, जितनी बार लेक्चर लेना आप किसी भी टॉपिक का, मैं अगर 5 बार पढ़ाऊंगा तो 5 एक्स्ट्रा बातें ही आएगी, हमेशा का नियम ही है। चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ लेना, 2 सब्जेक्ट मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, हिंदी और जीके। तो जीके चाहे आप इंडिया पढ़ना, चाहे राजस्थान पढ़ना, या फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जो भी है, जितनी बार बोलूँगा उतनी बार ज़्यादा ही ज़्यादा बोलूँगा। राजसमंद पहला। कुंभलगढ़ कहाँ पर आएगा? राजसमंद में आ गया। देखो कुंभलगढ़ को कहा जाता है महान भारतीय दीवार, महान भारतीय दीवार ये कहा जाता है कुंभलगढ़ को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में सबसे बड़ी जो दीवार है 36 किलोमीटर की, वो केवल और केवल कुंभलगढ़ दुर्ग की है। रह जाएगी बात। फिर कुंभलगढ़ का जो निर्माता था वो था संप्रति जैन, ठीक है। संप्रति जैन ये अशोक का बेटा था, 2 नंबर वाला। अशोक का पहला बेटे का नाम महेंद्र था, ठीक है, दूसरे का नाम संप्रति जैन इसलिए लगाया क्योंकि ये मौर्य शासक था और इन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। तीसरी बात है, इसको 1440 के अंदर कुंभा थे, इन्होंने इनका पुनर्निर्माण करवाया था। और कुंभा की घरवाली का नाम था कुंभल देवी। क्या नाम था? कुंभल देवी। इस कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम रख दिया गया था कुंभा, वो कुंभलगढ़। वैसे कुंभा ने मेवाड़ में नहीं, पूरे राजस्थान में टोटल 32 दुर्ग बनाए थे, लेकिन 32 दुर्गों में कुंभा रहता नहीं था। किसमें रहता था? इसी कुंभलगढ़ के अंदर एक गढ़ बनाया था जिसका नाम था कटारगढ़। कुंभलगढ़ के अंदर गढ़ है, उसका क्या नाम है? कटारगढ़ है। इसको अंतःगढ़ भी कहते हैं। और इतना बुलंदी पर है ये नीचे से, क्योंकि कुंभलगढ़ जब ये नीचे से बुर्ज चलता है और इस बुर्ज को हम ऊपरी ऊपर देखते हैं तो यहां से क्या होता है, ऊपरी ऊपर गढ़ है ये। और इस तरह से देखना ऐसे, तो ऊपर की साइड में गढ़ बना है ना, वो है कटारगढ़। इसको देखने के बाद में वहां से चारों तरफ से देखते हैं ना, तो चित्तौड़गढ़ पूरा का पूरा, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ऐसे पूरी मेवाड़ की धरती दिखाई जाती है। इसलिए कटारगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख कहा जाता है। दूसरी बात, कटारगढ़ की खास बात क्या है कि यह कुंभा का निवास था, एक बात। दूसरी बात, यहां प्रताप का जन्म होगा, महाराणा प्रताप का सीधा आता है ना उत्तर, तो जन्म कटारगढ़ में हुआ था। तीसरी बात, जो कुंभा है, कुंभा की हत्या भी कटारगढ़ में ही होगी। कुंभा की हत्या कहां होगी? कटारगढ़ में। और कुंभा का बेटा था उद्दा, तो इस उद्दा ने कुंभा की हत्या की थी। पहली बात, यहां पर कोई साका नहीं हुआ है, लेकिन इनकी दीवारें बहुत शानदार है, बुर्ज बहुत शानदार है, इनके बनावट बहुत शानदार है। चीन की दीवार के बाद में इसी दीवार का नाम आता है, ठीक है। बाद बाकी और कोई खास बात यहां की नहीं है। हाँ, एक इस दुर्ग को कहा जाता है मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य का संधि दुर्ग। मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य का संधि दुर्ग कहलाता है कुंभलगढ़। और इसको एक चीज और है, जो मेवाड़ के महाराणा थे उनकी आश्रय स्थली भी कौन सा दुर्ग है? संधि, यही दुर्ग है। शरण स्थली या आश्रय स्थली कौन सा दुर्ग आ गया? कुंभलगढ़ आ गया। किसकी? मेवाड़ के। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं जब बात कर रहा था तो उदय सिंह जी कहां आए थे? इसी दुर्ग में आए थे। तो 2 दुर्ग पूरे हो गए। नेक्स्ट दुर्ग
रणथंभौर, ये लो रणथंभौर। देखो रणथंभौर दुर्ग की बातें अपने को कितनी जाननी है। रणथंभौर एक तो है सवाई माधोपुर में, एक बात तो ये जान लेना, कितने कहाँ है, सवाई माधोपुर में। दूसरी, इनका नाम रणथंभौर क्यों रखा गया, क्योंकि इसका निर्माण करवाया था रणथंभन देव ने। रणथंभन देव, इन्होंने इनका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, तो इसका निर्माण होगा 994 में। 994 के अंदर इसका निर्माण है वो यहां करवाया था। फिर दूसरी बात, ये कहां है, तो रण की घाटी के अंदर ये दुर्ग है। किस जगह, रण की घाटी में है। अब इस दुर्ग के लिए, इस दुर्ग को कहा जाता है बख्तरबंद दुर्ग। बख्तरबंद दुर्ग, देखो बख्तर कहते हैं झांगिए को, ठीक है, तो और दुर्ग सब नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है। ये बात रणथंभौर दुर्ग के लिए कही गई थी। किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था। समझ में आ जाएगी, अबुल फजल ने। यानी इसको बख्तरबंद दुर्ग क्यों कहा जाता है कि ये इसके पास में जाने पर ही ये दुर्ग दिखाई नहीं देता, चारों तरफ कंटीली झाड़ियां हैं उसी दुर्ग में। और दूसरी बात, जो टाइगर प्रोजेक्ट बनता है आपका, राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट, वो इसी अभ्यारण्य के अंदर है। मतलब इसी अभ्यारण्य में ये रणथंभौर दुर्ग है। और इसके अंदर की खास बात क्या है कि यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जो शादी का, विवाह का इन्विटेशनल, पहला इन्विटेशनल कहाँ भेजेंगे, अपने उसी दुर्ग पर भेजेंगे। यहाँ का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा था हमीरदेव चौहान। हमीरदेव ये चौहान है। अब देखो हमीरदेव चौहान का जब राज था, तब इनके ऊपर आक्रमण होगा खिलजी का। वही अलाउद्दीन खिलजी है, हो जाएगा किसका आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का। और ये राजस्थान का आएगा पहला साका। साका भी होने वाला है, कब आएगा, 1301 में। राजस्थान का प्रथम साका यहां इस दुर्ग में होगा। चौहान की पत्नी का नाम था रंग देवी, रंग देवी। और राजपूताने में राजपूत रानियों के पीछे आगे कंवर लगता है, तो रंग देवी कंवर या रंग दे कंवर एक ही बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया 1301 में हमीर पर। और हमीर के दो सेनापति कौन कौन थे, रणमल और रत्तीपाल। देखो इनके दो सेनापति है, रणमल और एक का नाम था रत्तीपाल। कहते हैं रणमल और रत्तीपाल के विश्वासघात के कारण हमीरदेव मारा जाता है। और हमीरदेव की जो पहचान है वो हट्टी राजा के रूप में होती है। हट्टी शासक इतिहास में कौन है, हमीर। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार, यह कहावत कौन से राजा के लिए, हमीरदेव चौहान के लिए। ठीक है, यहां पर इस युद्ध में इनका केसरिया हो गया है। इनका केसरिया होने के बाद में रणथंभौर दुर्ग के ठीक पहाड़ी के नीचे एक तालाब होता था। उस तालाब के अंदर रंग देवी कूद जाती है और वहां ये जोहर कर लेती है। तो पहला जो जोहर है वो जल जोहर था, राजस्थान का पहला जल जोहर था। और पूरे राजस्थान की पहली रानी यही थी जिसने जोहर को जन्म दिया था। अग्नि जोहर को जन्म देने वाली पद्मावती थी। अग्नि जोहर को जन्म किसने दिया था, पद्मावती ने। और पहली जोहर की वीरांगना ये थी। ठीक है, और कोई खास बात रणथंभौर की नहीं आएगी। इसके बाद में यहाँ पर अलग अलग राजा होंगे, उनकी चर्चा नेक्स्ट। देखो कौन सा दुर्ग है, जालोर दुर्ग है। जालोर दुर्ग, देखो जालोर दुर्ग को कहते हैं जब्बालीपुर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, जब्बालीपुर दुर्ग नाम लेते हैं। इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं सुवर्णगिरी दुर्ग या सुवर्ण दुर्ग। इसका सुवर्णगिरी पहाड़ी पर यह दुर्ग है। यहां का एक राजा था जिसका नाम था सातल देव।
सातलदेव चौनगरा चौहान है ये, अरे कानड़ देव पूरा लिखो अल्लाह भैया बीच में वो फोन आज खराब हो जाए, थारे भी बात दिमाग में डाटा डिलीट हो गया। देखो जालोर दुर्ग ले लो, तीसरा दुर्ग जालोर। जालोर दुर्ग की कितनी बातें जाननी है? एक तो यहाँ का शासक जानना है आपको, कानड़ देव, कानड़ देव अल्लू। कानड़ देव चौहान था और चौहान की कौन सी उपशाखा? सोनगरा ये। और ये राजा जब था उस समय इन्हीं का भतीजा था, वो यहाँ है शिवाणा दुर्ग में, शिवाणा दुर्ग में यहाँ है सातलदेव। देखो अब एक बार की बात है, कहते हैं कि यहाँ राजस्थान की इस भूमि पर, यह राजस्थान कुछ ऐसे है, आप ऐसे समझना। यहाँ सिवाना दुर्ग है जो बाड़मेर में पड़ेगा, यहाँ है जालोर दुर्ग जो जालोर दुर्ग जालोर में पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से दिल्ली से कुंभल इनकी सेना आती है और ऐसे होकर के ऐसे निकली थी। किसकी सेना? अलाउद्दीन खिलजी की। तो यहाँ खिलजी का राज है, अलाउद्दीन खिलजी का। जब खिलजी की सेना यहाँ जालोर से इस साइड में पड़ता है गुजरात, कहते हैं गुजरात की तरफ यह सेना जब आई थी तो आते समय भी यहाँ राज कानड़ देव का, यहाँ राज सातल देव का। घटना पहले बता देता हूँ, एक साथ 1308 की। और इस 1308 की घटना के अंदर क्या होता है कि इनकी जब ये आए थे तो इनके सैनिकों के साथ में इनके सैनिकों ने क्या किया? छेड़खानी कर ली। जब ये गुजरात लूट लाट करके सोना चांदी वापस जा रहे थे, इस दौरान उनका सामान है जो लूट का माल है वो कानड़ देव के सैनिकों ने लूट लिया। कानड़ देव के सैनिकों ने लूट लिया। लूटने के बाद में उनको छोड़ दिया, कुछ थप्पड़ थप्पड़ भी मार दिए होंगे, हैं। अब जब लूटा है तो छिन्ना चपटे में थप्पड़ भी मारे होंगे, तलवारें भी चली होगी, तो कुछ कारनामे तो हुए ही हैं लड़ाई लड़ाई में। चलिए ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ से एक आदमी भेज देता है, यहाँ पर खिलजी तक समाचार पहुँचाया जाता है कि खिलजी हमारी इस तरह से थोड़ी ठुकाई हो गई, जो हम लूट लाट के लाए थे माल, वो माल भी हमारा इन लोगों ने छीन लिया। तो अब क्या किए हैं? तो क्या आप ठहरो, हम आ रहे हैं। तो ये लोग यहाँ से चलते हैं, यह सेना लेकर। तो इस बाड़मेर दुर्ग पर यहाँ इस साइड में आए तो यहाँ पर पहले इनकी टुकड़ी होती थी इन सातलदेव की। सातलदेव के सैनिक थे चारों तरफ। कहते हैं कि जब तक ये दुर्ग नहीं जीता जाता तब तक ये दुर्ग नहीं जीता जाएगा। इस दुर्ग को कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। कुंजी कब है? चाबी ने। किन कब है? चाबी ने। चाबी जब तक न हुए नहीं, जब तक तालों को न खुले, तो ताला खोलने खातर इन तोड़ना पड़सी अपने। अब खिलजी की सेना आई है, घटना 1308 की। सातलदेव जी ऐसा, सातलदेव जी की सेना के साथ में काफ़ी लंबा चौड़ा युद्ध चलता है और आखिर में यहाँ इस बाड़मेर में सिवाना दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सिवाना। इस सिवाना दुर्ग पर अधिकार हो जाता है खिलजी का। अब इस पर अधिकार होने के बाद में खिलजी टूट जाता है इनकी सेना और लगभग 1311 के अंदर पुनः 3 साल बाद खिलजी इस दुर्ग को जीतने का वह सपना देखता है और इस दुर्ग के ऊपर खिलजी थोड़े से दिनों बाद में 3 साल बाद में 1311 के अंदर आगे आ जाओ, ऐसे घूमकर आगे आ जाओ, यहाँ बैग उठा लो भाई। 1311 में इस दुर्ग को घेर लेते हैं, जालोर दुर्ग को,
और घेरने के बाद में लगभग 8-10 महीने बीत गए थे, लेकिन दुर्ग पर अधिकार खिलजी का नहीं होता है। तो इस दुर्ग का पश्चिम साइड का गेटमैन था, उसको खिलजी अपनी तरफ मिला लेता है। उस गेटमैन ने रात के समय दरवाज़ा खोल देते हैं और खिलजी की सेना अंदर एंट्री हो जाती है। यहाँ इस जालौर दुर्ग के अंदर एक तालाब है जिसको कहा जाता है पद्म तालाब। कहते हैं उस पद्म तालाब को गौ रक्त से दूषित करवा दिया था। पद्म तालाब को गौ रक्त से दूषित करवा दिया था और करवाने के बाद में इस दुर्ग पर कानड़ देव का अधिकार हो गया 1311-12 में। यहाँ पर यह डेट 1311-12 में क्यों लिखी गई है? यह इस कारण लिखी गई है कि देखो 13 के अंदर आक्रमण 13 में होगा, लेकिन दुर्ग पर अधिकार 12 में होगा। 11 में आक्रमण हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये युद्ध चलते थे 12-12 महीने, 1.5 साल। ये आदमी जब तक जीत नहीं लेता तब तक छोड़ता नहीं उस जगह को, इतना खतरनाक आदमी। तो बाड़मेर वाला 1308 में होता है। सातलदेव जब मर जाते हैं, यानी इनका केसरिया हो जाता है, तो इन्हीं की पत्नी का जौहर होता है। ये सिवाना का साका है। देखो अब नीचे लिख देता हूं मैं, सिवाना का साका कब है? 1308 में। सातलदेव का केसरिया हो जाता है। विजय किसकी होती है? खिलजी की। और सातलदेव के साथ में युद्ध किसका हुआ था? खिलजी का। सातलदेव की पत्नी इनका जौहर हो जाता है। तो ये साका अगर सीधा है ना कि भाई सिवाना दुर्ग यानी बाड़मेर का साका कब होता है? तो 1308 में। फिर आगे चलते हैं, कानड़ देव वाला। कानड़ देव की पत्नी ने जौहर किया था। लड़ाई होती है इनकी और खिलजी की। इन दोनों की लड़ाई के अंदर खिलजी की विजय हो जाती है, कानड़ देव का केसरिया हो जाता है, इनकी पत्नी का जौहर हो जाता है। 1311-12 की बात है। अब देखो इस बात का वर्णन कौन कर रहा है? तो कानड़ देव का एक सेनापति है, सेनापति क्या, दरबारी कवि, जिसका नाम था पद्मनाभ। पद्मनाभ, आरपीएससी परीक्षा में यह नाम बहुत ज्यादा आया है, पद्मनाभ। इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था कानड़ देव प्रबंध। कानड़ देव प्रबंध, समझ गए आप? इस किताब के अंदर खिलजी वर्सेस कानड़ देव का जो युद्ध हुआ था उसका पूरा का पूरा वर्णन है। समझ गए आप? तो ये था आपका जालौर दुर्ग और सिवाना दुर्ग। बस इतना ही पढ़ाया था या कुछ और भी बताया था? तो आज के लिए